गुड इवनिंग विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूँ मैं मिडवल हिस्ट्री पर। तो शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, उनको बताना चाहूँगा इस चैनल पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से जीएस संबंधी विषयों की तैयारी कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री और भारतीय संविधान मैंने पूरा करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोगों ने मेडवल हिस्ट्री पे जो आक्रमणकारी हो उनके बारे में पढ़े, फिर दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होकर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा और एक लंबा पोर्शन चला दिल्ली सल्तनत का। पहले तुगलक वंश, फिर खिलजी वंश और पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते गए। काफ़ी अच्छा एनालाइज हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक एक समझ पैदा हुई होगी, एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी मेडवल हिस्ट्री को लेकर। देखिए, अभी भी मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स मैं अवॉइड करूँगा, जो डिस्क्रिप्टिव प्योर डिस्क्रिप्टिव लेवल के होते हैं। अब दिल्ली सल्तनत की बदौलत कला संस्कृति पर आप परिचय दीजिए, तो ये अमूमन एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं उन शासकों के बारे में पढ़ाऊँगा तो कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड आपको जानकारियाँ मिलती रहें, कोशिश करूँगा। ऐसा इतना भी आपको इतना भी अवॉइड नहीं करूँगा कि बिल्कुल ही आप इग्नोरेंट रहें उसके बारे में, कोशिश करूँगा थोड़ा फ्लो लेके चले। तो उसी कोशिश में ही आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करूँगा मैं। जो दिल्ली सल्तनत के बाद सही मायने में तो मुगल सल्तनत स्टार्ट हो जानी चाहिए, मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके पहले भी एक टॉपिक बचता है, उसको मैं सोच रहा हूँ कवर कर लूँ थोड़ा सा। जो प्रांतीय राजवंश हैं, प्रांतीय राजवंशों में जैसे बहमनी वंश आता है, और बहमनी वंश आएगा, इलियास शाही वंश आएगा, शर्की वंश आएगा, विजयनगर साम्राज्य आएगा, विजय साउथ के बारे में हम लोग देखने चलेंगे। तो ये सब टॉपिक्स है, उनको डिस्कस करना थोड़ा सा जरूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग पैदा करना जरूरी होता है। और कभी कभार इन सब से ही फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि जो दिल्ली सल्तनत मुगल से ज़्यादा क्वेश्चन तो इनसे पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, इनसे, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन इनसे ज़्यादा पकड़ में आते हैं। अब उन बच्चे उसको तो पढ़ के चलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इनको पढ़ना जरूरी है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को ये समझ में नहीं आता है टॉपिक, ठीक, थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आता है। दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर तो वो शुरू से पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर उनको समझ नहीं आता, तो मैं कोशिश करूँ उसको छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा और एक या दो नगर प्रांत ही कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप उसको समझ सकें धीरे धीरे। तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग प्रांतीय राजवंश में। आज के टॉपिक में हम लोग जौनपुर और बंगाल को लेके चलेंगे, ओके। लेकिन उसके पहले एक आपको सजेशंस है, एक गाइडेंस है कि जितने भी मैं प्रांतीय राजवंश पढ़ाऊंगा, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो तत्कालिक उस समय दिल्ली में कौन सा सुल्तान था, या मैं कोशिश करूंगा कि दिल्ली सल्तनत के बारे में भी उसमें एलोबरेट करता चलूँ कौन शासक इस समय क्या कर रहा है। लेकिन आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप दोनों को जब पढ़ें तो दोनों को मर्ज करके, मैंने भी जब इसकी पढ़ा था तो जहाँ पे प्रांतीय राजवंश और दिल्ली सल्तनत दोनों के जो बोलते हैं ना नोट टैग लगा दिए जाते हैं, तो टैग लगा के दोनों को कंबाइन करके ही मैंने पढ़ाई की थी उस समय, ओके। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों को अगर मर्ज करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। अदरवाइज रट्टू तोते तो बहुत होते हैं, उसमें कोई गलती ही नहीं है, उसमें कहना ही नहीं है कुछ। तो स्टार्ट करेंगे आज का सबसे टॉपिक प्रांतीय राजवंशों में। आज हम लोग जौनपुर और बंगाल कवर करने की कोशिश करेंगे। बंगाल कैसे कैसे स्थिति हुई, कैसे कैसे इसमें उतार चढ़ाव है, राजनीतिक परिवर्तन कैसे कैसे आए। तो सबसे पहला टॉपिक राजवंश। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना शुरू करते हैं। ये राजवंशों के बारे में क्यों पढ़ाना शुरू किया, शुरुआत से नहीं चलेंगे हम लोग, ठीक है, शुरुआत से नहीं चलेंगे। उनकी स्थापना शुरुआत हो, लेकिन जो उनके अमूल चूल परिवर्तन आए, जो बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन आए, जो उनके राजनीतिक परिवर्तन आए, वो आया 1398 के बाद से। ज़्यादातर परिवर्तन ऐसे ही है, क्योंकि जब तैमूर ने 1398 में भारत पर अटैक किया था तो उस समय स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, पूरी अव्यवस्था फैल हो चुकी थी। मैंने बताया भी, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत में स्थितियां गड़बड़ाने लगी थी और फिरोज शाह तुगलक ने संभालने की तो कोशिश की, लेकिन उसके बाद कोई अच्छा शासक नहीं आया। इसके फलस्वरूप कई छोटे मोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र होने लगे, विद्रोह करने लगे। शुरुआत तो मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज के अगेंस्ट ही हो गई थी, जब दक्षिण पूरी तरह दिल्ली सल्तनत से कंट्रोल के बाहर हो चुका था।
उसी के फलस्वरूप फिरोज शाह तुगलक ने संभालने की कोशिश की, नहीं संभाल नहीं पाया, उसके बाद तो सारी सब कुछ खत्म हो गया। मैं कहने का मतलब ये है कि फिर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से ही जो छोटे छोटे प्रांत थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, वो अलग होना, स्वतंत्र होना शुरू हो गए थे, अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे थे, अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित करने लगे थे। इसमें जैसे इसके अगर राज्यों की बात करते हैं तो मुख्य तौर पे हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, एक उत्तर के राज्य और दक्षिण के राज्य। उत्तर के राज्यों में कश्मीर हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, जौनपुर हो गया, और साउथ में जब देखेंगे तो हम लोग जैसे बीजापुर हो गया और विजयनगर साम्राज्य हो गया और बहमनी वंश हो गया, इन सब के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जस्ट ए मिनट, इन सब के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जौनपुर के बारे में। ठीक है, जौनपुर सबको जो सब उत्तर प्रदेश के आसपास का एरिया पड़ता है, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश का ही लिमिटेड इतना एरिया नहीं था। तो जौनपुर की स्टार्ट करते हैं आज। जैसे जैसे मैं समय बताता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय दिल्ली सल्तनत के बारे में भी आपको कोलेट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन प्रॉपर यही होगा कि आप अगर नोट्स बनाए हो तो उन नोट्स को साथ में पढ़ते चलें। ओके, तो जौनपुर की स्थापना मैं बता चुका हूँ। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ये टॉपिक मैं बता चुका हूँ, फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में। ओके, 1359 में। और किसकी याद में की थी, किसकी स्मृति में? जूना खान। और ये जूना खान कौन था? जूना खान। जूना खान का वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको अमूना बुक में मोहम्मद तुगलक भी लिखा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। ठीक है, क्योंकि इसने स्थापना की थी तो शुरुआती स्टेज पर तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, पूरी तरह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के अंडर में रहा, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था, उस 1352 51 52 के आसपास गद्दी पर बैठा था, और 89 तक गद्दी पर बैठा रहा। तो 89 ही के बाद इसमें परिवर्तन आया। 1389 के बाद जब फिरोज शाह तुगलक जा चुका था। ठीक है, अब एक नया कैरेक्टर सामने आता है, मलिक सरवर। ये कौन था? मलिक सरवर। ये एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया हुआ एक दास था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक का काफी खास हो चुका था। फिरोज शाह तुगलक के जाने के बाद इसने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी, और जब फिरोज शाह तुगलक गया तो तब मैंने बताया भी था किस तरह राजनीतिक परिवर्तन हो, तो एक के बाद एक सुल्तान आ रहा था, जा रहा था, किस तरह की राजनीतिक स्थिरता नहीं आई थी। लेकिन राजनीतिक स्थिरता कब आई थी? 1394 में, जब नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब ये नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा, ये और इसको गद्दी पे बैठाने में मदद किसने की थी? मलिक सरवर ने। इसने इसकी काफ़ी मदद की थी। तो इससे खुश होगा इसने नसरुद्दीन महमूद ने मलिक सरवर को क्या किया? जौनपुर का राज्यपाल बना दिया और अपना वजीर भी बना लिया। ठीक, अब देखिए मलिक सरवर के कंट्रोल में आ गया पूरी तरह जौनपुर, कंट्रोल में आ गया। यहाँ पर यहीं से दिशा यूटर्न होती है। यहाँ पे क्या हो, फिर 1398 में क्या होता है? तैमूर आ जाता है, और तैमूर किस तरह बर्बाद करता है सब कुछ, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो तैमूर के आने के बाद जो अव्यवस्था फैलती है, जो अव्यवस्था फैल जाती है, उसी का फायदा उठाते हुए मलिक सरवर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। मतलब जौनपुर को स्वतंत्र घोषित कर लिया इसने, है ना। ये लगभग बात है 1398 के आसपास की बात है। इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और दिल्ली सल्तनत कह दिया हम आपके हैं कौन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, एक नए राजवंश की शुरुआत की। इसने जो अपना नाम रखा है, जिस नाम से वो गद्दी पर बैठा, उसका नाम रखा मलिक उश शर्क। देखिए, मलिक उश शर्क, और इसी नाम पर अपने वंश शर्क वंश की स्थापना की, या शर्की वंश की स्थापना की। शर्की वंश की इसने स्थापना की, शर्की वंश। ठीक है,
मलिक सरवर ने सरकी वंश की जौनपुर में स्थापना की थी। ओके, तो इतना हो गया। अब देखिए मलिक सरवर ने जौनपुर में स्थापना की। एक खास बात है, ये ज़्यादा इसका टाइम पीरियड नहीं है, 1399 के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपने शासन काल में इसने कभी भी सुल्तान अपने आप को नहीं कहा, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। ये इसकी खास बात है। तो अगर ये पूछा जाता है कि जौनपुर का प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये नहीं था प्रथम सुल्तान। ये गद्दी पर बैठा, इसने स्वतंत्रता घोषित कर ली थी, लेकिन इसने अपने को सुल्तान नहीं कहा, लेकिन सरकी वंश की स्थापना इसने की थी। अब इसमें एक खास बात देखने को मिली, जौनपुर राज्य में एक खास बात ये देखने को मिली, जौनपुर के जितने भी शासक आए वो कला साहित्य के काफ़ी संरक्षक माने गए, कला साहित्य के संरक्षक माने गए। इसीलिए जौनपुर को भारत का शिराज भी कहा जाता है, भारत का शिराज भी कहते हैं। अभी हम और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि देखिए जौनपुर में जैसे जैसे जब देखा गया कि जो शासक है वो कला साहित्य और इसी तरह के ज्ञान से रिलेटेड क्षेत्रों में संरक्षण दे रहा है, तो कई इसी क्षेत्र के लेखक हो गए, साहित्यकार हो गए, कवि हो गए, सब इसके राज्य में आगे बसने लगे, जिसमें इम्पोर्टेंट से विद्यापति भी आए थे। विद्यापति ठाकुर नाम था उनका पूरा, और मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत के लेखक सभी को परिचित होगा, ये भी इसी के जौनपुर में ही बसे थे आके। तो जौनपुर के बारे में भारत का सिराज कहा जाता है इसको। अब देखिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन 1399 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका 1399 में इसका बेटा बैठता है मुबारक शाह। इसके बारे में कोई खास बात नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रथम सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, इसीलिए इसे प्रथम सुल्तान कहा जाता है। अब 1398 के इसके बाद 1401 में अब आया एक अच्छा राजा जिसका नाम था इब्राहिम शाह। ठीक है, इब्राहिम शाह ये गद्दी पर बैठा, इसे जौनपुर का सबसे योग्यतम और सबसे महानतम शासक बताया गया। इब्राहिम शाह लगभग 40 सालों तक इसने शासन किया, 1440 तक इसने शासन किया, 40 सालों तक। लेकिन और सबसे अच्छी बात यही कि इसने योग्यतम शासक तो रहा ही, इसने कई काम किए। देखिए इसको मैं इरेज की दे रहा हूँ। तो इब्राहिम शाह ने, देखिए इब्राहिम शाह 1404, हाँ इसने एक नवीन स्थापत्य शैली का जन्म दिया। इसके काल में जन्म हुआ स्थापत्य शैली, जिसको शर्की शैली कहा गया। और इसी शैली के आधार पर इसने जौनपुर में 2 मस्जिदें थी, अटाला मस्जिद और झाझरी मस्जिद। क्वेश्चन पूछा गया झाझरी मस्जिद कहाँ पे है, अटाला मस्जिद कहाँ पे है। ठीक है, इसी शैली के आधार पर इसने 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। इसके टाइम पर एक विद्यापति ठाकुर को इसने संरक्षण दिया था। इसका एक काव्य है, काव्य का नाम क्या है, कीर्तिलता। ओके, काव्य का नाम है कीर्तिलता। और इस कीर्तिलता में इसने जौनपुर और इब्राहिम शाह के काफ़ी सुंदर वर्णन किया, मतलब लंबी लंबी बातें फेंकी हैं इसके बारे में, काफ़ी प्रशंसा की है कीर्तिलता में विद्यापति ठाकुर। इन्हीं सब कारणों से इसी के टाइम पीरियड के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। ओके, जौनपुर को भारत का सिराज कहता है इसी के टाइम पीरियड का। लेकिन इसकी एक अपोजिशन में भी एक बात आ जाती है कि इसी के टाइम दिल्ली सल्तनत और जौनपुर में संघर्ष का उदय हो चुका था, इसी के टाइम से, है ना। जो मित्रवत शैली अभी तक चल रही थी, जो दोस्ती यारी चल रही थी, वो दोस्ती यारी खत्म होकर अब संघर्ष की स्थिति का बीच इसी के टाइम पे आ चुका था। अब इसके बाद 1440 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1440 के बाद एक नया शासक आता है, महमूद शाह, और किसी राइटर ने इसको लिख रखा है मसूद शाह। ठीक है, अब ये कौन है, टाइम पीरियड क्या चल रहा है इसका, ये आया है 1440 के आसपास। ठीक है, 1440 के आसपास ये आया हुआ। और दिल्ली में किसका शासन है, बहलोल लोदी का शासन पीरियड आने वाला है, अभी आया नहीं है, क्योंकि ये 1440 से
1440 से लगभग 58 तक इसका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, तो 51 के आसपास तो बहलोल लोदी आ जाता है, लेकिन उसका प्रभुत्व तो बहलोल लोदी का 40 के आसपास से स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए महमूद शाह कौन है, जरा ध्यान समझिए। आप वहीं पे बहलोल लोदी का चैप्टर उठाइए, मैंने बताया है महमूद शाह की जो पत्नी है वो अलाउद्दीन शाह की पुत्री है, अलाउद्दीन शाह की पुत्री है। ठीक है, इसकी पुत्री है। और ये अलाउद्दीन शाह कौन है? ये सैयद वंश का आखिरी शासक है जिसको रिप्लेस करके बहलोल लोदी गद्दी पर बैठा हुआ है। ठीक है, आप समझिएगा, महमूद शाह जौनपुर का शासक बना हुआ है। दिल्ली में शासन है बहलोल लोदी का। बहलोल लोदी अलाउद्दीन शाह को रिप्लेस करके बैठा हुआ है। अलाउद्दीन शाह की पुत्री महमूद शाह की पत्नी है। तो यही पत्नी महमूद शाह को बार बार इंकरेज कर रही है कि तुम दिल्ली पर अटैक करो, मतलब अपने हस्बैंड को कह रही है कि दिल्ली पर अटैक करो। ये बात मैं बहलोल लोदी चैप्टर में बता चुका हूँ। तो महमूद शाह भी दामाद होने के नाते अपने आप को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक उत्तराधिकारी समझ रहा है। ये बात मैं बहलोल लोदी चैप्टर में बता चुका हूँ। तो क्या करता है, ये अटैक भी कर देता है बहलोल लोदी पर, लेकिन फर्स्ट टाइम पे हार जाता है, कुछ इसको सफलता नहीं मिल होती है और 59 के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दूसरा शासक आता है मोहम्मद शाह, लेकिन वो एक अयोग्य शासक होता है, अत्याचार करता है। तो उसके छोटा भाई हुसैन शाह, याद रखिएगा, उसका छोटा भाई हुसैन शाह। अब देखिए इसका पूरा नाम लिखे दे रहा हूँ, देख कंफ्यूजन आने वाला है। हुसैन शाह के भी 2-3 कैरेक्टर्स आएंगे, तो मैं हुसैन शाह शर्की नाम याद रखिए। हुसैन शाह शर्की लगभग ये बैठता है 1459 के आसपास, 1459 के आसपास टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, 505 तक इसका टाइम पीरियड चलता है। ठीक है, तो हुसैन शाह शर्की गद्दी पर बैठता है। ये किसको हटा के? मोहम्मद शाह को हटाकर गद्दी पर बैठा। महमूद शाह के 1359 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मोहम्मद शाह बैठता है, उसको हटा के ये हुसैन शाह शर्की आ गया। अब देखिए दिल्ली की क्या स्थिति बन रही है। अभी भी दिल्ली में बहलोल लोदी बैठा हुआ है। दिल्ली की जो दुश्मनी वाली स्थिति, प्रतिद्वंद्विता वाली स्थिति शुरू हुई थी, वो महमूद शाह ने उसको बिल्कुल, जो बीज यहाँ पे बोया गया था, महमूद शाह ने अटैक करके उसको पूरी तरह आग लगा दी थी। तो हुसैन शाह ने शांत कर दिया मामला, 4 साल तक शांत रखा, संधि कर ली, ट्रीटी कर ली और कहा शांत रहो कुछ दिन कि अब हम अटैक नहीं करेंगे। लेकिन ये ट्रीटी 4 साल तक चली और इस दौरान हुसैन शाह ने अपनी शक्ति संगठित कर ली और 4 साल के बाद बहलोल लोदी पर ही अटैक कर दिया, बहलोल लोदी पर अटैक कर दिया। ठीक है, बहलोल लोदी पर अटैक किया, लेकिन बहलोल लोदी लेकिन जीता कौन है? बहलोल लोदी, और हुसैन शाह भाग जाता है। बहलोल लोदी चैप्टर में बता चुका हूँ, हुसैन शाह भाग जाता है। हुसैन शाह कहाँ भागता है? ये बिहार में शरण लेता है, याद रखिएगा। और बिहार से, यहीं से जौनपुर का चैप्टर क्लोज होता है। बहलोल लोदी पूरी तरह जौनपुर को अपनी दिल्ली सल्तनत में यहीं पे मिला लेता है। ठीक है, यहीं पर मिला लिया। लेकिन अभी हुसैन शाह खत्म नहीं हुआ, हुसैन शाह मरा नहीं है। अब देखिए यहाँ से जौनपुर का चैप्टर क्लोज हो जाता है, लेकिन हुसैन शाह अभी बाहुबली 2 में, बाहुबली 2 की तरह अभी भी हुसैन शाह का कहानी बाकी है। हुसैन शाह अभी मरा नहीं है। जौनपुर तो बहलोल लोदी ने मर्ज कर लिया, लेकिन हुसैन शाह अभी जिंदा है। हुसैन शाह कहाँ गया है? बिहार। और इसके बाद सिकंदर लोदी भी तो आता है हुसैन शाह के पीछे, क्योंकि सिकंदर लोदी के टाइम, ये बस अजय, अब ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट, मैं लास्ट टाइम वाला वीडियो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सिकंदर लोदी जब आता है, ठीक है, तो ये शासन की द्वैध प्रणाली में देखिए जौनपुर को बारबक शाह को दे देता है, जौनपुर का शासक बारबक शाह को देता है। और लेकिन जब बारबक शाह को दे देता है, लेकिन जब द्वैध शासन की स्थिति उसे पता चलती है तो सिकंदर बारबक शाह से कंप्रोमाइज़ करना चाहता है। लेकिन बारबक शाह क्यों कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा होता है? क्योंकि हुसैन शाह उसको इंकरेज करना नहीं, मार देना इससे उसको इंकरेज कर रहा था। इसी कारण सिकंदर पहले बारबक शाह का रास्ता क्लियर करता है और फिर उसके पीछे पीछे हुसैन शाह के पास जाता है। हुसैन शाह के चक्कर में वो सिकंदर लोदी बिहार जीत लेता है और बिहार जीतने के बाद हुसैन शाह भाग जाता है बंगाल, क्योंकि दोनों अटैच होते हैं। बंगाल में शासक किस संकट इस समय किस तरह चल रहा है?
अलाउद्दीन हुसैन का, और सिकंदर लोदी यहीं पर रुक जाता है, अलाउद्दीन हुसैन से ट्रीटी हो जाती है और यहीं पर बिहार और बंगाल की सीमा निर्धारित हो जाती है। हुसैन शाह सिकंदर लोदी के अकॉर्डिंग मारा जाता है और जौनपुर का चैप्टर तो पहले ही क्लोज हो गया बहलोल लोदी के टाइम। बिहार और बंगाल के शासक कौन है? अलाउद्दीन हुसैन, जिसका वास्तविक नाम भी हुसैन शाह है। तभी मैं कह रहा था कि इसका नाम याद रखिए, हुसैन शाह टर्की में लगा रहा हूँ। और बंगाल का शासक है अलाउद्दीन हुसैन, तात्कालिक रूप से अलाउद्दीन हुसैन है, जिसका वास्तविक नाम भी हुसैन शाह है। ओके, तो यहाँ से आई थिंक आपको समझ में आई होगी जौनपुर की स्टोरी। जौनपुर की स्टोरी के बाद भी बाहुबली 2 की तरह थोड़ा सा हुसैन शाह की कहानी चलती रहती है। हुसैन शाह लगभग 1505 के आसपास मारा जाता है सिकंदर लोदी के द्वारा। जब वो बंगाल की शरण लेता है और बंगाल से ट्रीटी हो जाती है। बिहार और बंगाल के बीच में डिवाइडेशन होता है, बिहार दिल्ली सल्तनत की सीमा निर्धारित हो जाती है और बंगाल अपना अलग हो जाता है। ठीक, लेकिन अभी बंगाल भी मर्ज होगा, बंगाल भी मर्ज होगा, लेकिन दिल्ली सल्तनत में नहीं मर्ज हो पाता है। ठीक है, तो अभी उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी इतना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो अब एक बार फिर से वीडियो ध्यान से देखिए और कोशिश करिए कि जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ 359 बता रहा हूँ तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। 389 बता रहा हूँ तो फिरोज शाह के बाद जो शासक है कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसा उतार चढ़ाव आ रहा है, उसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए। 394 तक नसीरुद्दीन महमूद अचानक से कहीं भाग गया था, फिर से वापस आ जाता है, तो नसीरुद्दीन महमूद को सत्ता मिल नहीं रही होती है। मलिक सरवर की सहायता से वो सत्ता पर बैठ रहा होता है और खुश होकर मलिक सरवर को वजीर बना देता है। मलिक सरवर जौनपुर में तैमूर के बाद अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। उसके बाद मुबारक शाह सुल्तान बन जाता है। इसके बाद इब्राहिम शाह थोड़े अच्छे कार्य करते थे। इब्राहिम शाह के समय ही दिल्ली सल्तनत से दुष्प्रतिद्वंदता आ जाती है। महमूद शाह आग लगा देता है, फालतू में युद्ध लड़ाई कर लिया। महमूद शाह लड़ता तो है बहलोल लोदी से, लेकिन जीत नहीं पाता है। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह, वो कुछ खास नहीं करता है। उसके बाद हुसैन शाह आता है, बहलोल लोदी के अकॉर्डिंग मारा जाता है। बहलोल लोदी के टाइम हुसैन साहब भाग जाता है और जौनपुर दिल्ली सल्तनत में मर्ज कर लिया गया। तो ठीक है, जौनपुर का यहाँ से हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ ली। जौनपुर के बारे में पर्याप्त है, इससे ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप होना चाहिए कि जौनपुर का क्या इतिहास रहा है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ हम लोग थोड़ा सा बंगाल को कवर करने की कोशिश करेंगे कि बंगाल का क्या इतिहास रहा, किस तरह उसको विजिट किया गया। और फिर से मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, जो बच्चे अगर जो समझ में नहीं आया वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तत्कालिक रूप से उस समय के शासक का नोट्स बना देंगे, क्योंकि बंगाल का इतिहास काफ़ी पुराना है। लगभग गुलाम वंश से हम लोग उठाएंगे और लगभग यहाँ तक चलेगा, मुगल काल तक उसका इतिहास चलेगा। थोड़ा सा बड़ा तो है, लेकिन मैं बिल्कुल समरी के तौर पे बताऊंगा। कई शासक को इग्नोर भी करते हैं, अवॉइड भी करते हैं, जिसने कुछ नहीं किया उनको अवॉइड करते हैं। ठीक, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ बिल्कुल समरी के तौर पर आपको बताऊँगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। जौनपुर पढ़ने के बाद उम्मीद है जौनपुर के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कोशिश करिए कि अगर ना समझ में आए तो उसको दोबारा देखिए, थोड़ा सा धीरे समझ में आएगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक जब दोनों को आप मर्ज करेंगे दिल्ली सल्तनत और जौनपुर को, तो और अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग बंगाल के बारे में। बंगाल के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। बंगाल का थोड़ा सा इतिहास पुराना है। बंगाल पूर्वी भारत का हिस्सा, सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता था और जो इसकी राजधानी थी लखनऊ थी। इसे विद्रोहों का नगर कहा गया। विद्रोह, जैसे जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, वैसे ही बंगाल को, लखनौती को विद्रोहों का नगर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अक्सर विद्रोह हुआ करते थे। कारण क्या था कि दिल्ली सल्तनत उस पर कंट्रोल नहीं रख पाती थी प्रॉपर। कंट्रोल ना होने का प्रॉपर कारण ये था कि ये दिल्ली से काफ़ी दूर था। बंगाल जो राज्य था वो दिल्ली सल्तनत से काफ़ी दूर था, इस पर इसमें नियंत्रण का अभाव देखने को मिलता है। ओके, तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया। अब जल्दी देखते हैं, अब थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं क्या है बंगाल के बारे में। तो बंगाल के बारे में इतिहास थोड़ा सा स्टार्टिंग से लेना पड़ता है। 12वीं सदी के अंत में, ऑलमोस्ट 12वीं सदी के अंत में तो कहना गलत है, क्योंकि 1204-1205 के आसपास का टाइम है। 1204-1205 के आसपास का टाइम है। ठीक है, भारत में मोहम्मद गौरी ने जब अटैक किया था तो मोहम्मद गौरी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के सबके ही पद पर गाइडेंस पर चल रहा था और भारत के सभी राज्यों को सैन्य अभियान करके विजित कर रहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति है जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन
बख्तियार खिलजी। ये टाइम मैंने उस टाइम बताया भी था, खिलजी। ओके, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी काफ़ी कहा जाए बहादुर उनका सेनापति, कुतुबुद्दीन का सेनापति था। तो कुएबक की सहायता से ये अपनी एक अलग सेना लेकर राज्य जीतने निकल गया। और ये बात ये हुई कि स्टार्टिंग समय इसने बिहार पे अटैक किया और बिहार को जीत लिया, तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। उसी कॉन्फिडेंस लेवल में इसने बंगाल पर अटैक किया और बंगाल को भी जीत लिया। ठीक है, पहले बिहार को जीता और फिर बंगाल को जीता, बंगाल से जीता। और गुस्से गुस्से में गया तिब्बत पर भी अटैक किया, लेकिन तिब्बत पे ये हार गया था। ओके, तिब्बत पे हार गया था। तो ये बंगाल को यहाँ पे उसने 1204-1205 के आसपास दिल्ली सल्तनत में मिलाया। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत में इसमें थोड़ा सा वो दिल्ली सल्तनत में मिल गया। अब थोड़ा सा टाइम पीरियड और थोड़ा सा गैप लेते हैं। इसके बाद टाइम पीरियड था नसरुद्दीन महमूद का 1245 के आसपास। नसरुद्दीन महमूद के पास बंगाल पर इसका इतना नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद मैंने बताया बलबन मेन कंट्रोल की चाबी किसके हाथ में, बलबन के हाथ में। लेकिन बैकग्राउंड में बलबन का है, लेकिन फ्रंट पे नसरुद्दीन महमूद है। तो नसरुद्दीन महमूद के टाइम बंगाल पर इतना नियंत्रण नहीं रहता है। क्यों नहीं नियंत्रण रहता? क्योंकि दूर है, यहाँ अक्सर विद्रोह होते हैं। तो कुल मिला के पूरी तरह नियंत्रित ना हो करके हाँ या ना की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हाँ अभी भी दिल्ली सल्तनत में बना हुआ है। बस एक कहा जाए फौरी तौर पर दिल्ली सल्तनत में बना हुआ है। लेकिन इसके बाद जब 1279 के टाइम पर पीरियड आता है, बलबन इस समय दिल्ली सल्तनत में शासक के तौर पर बैठा है और यहाँ पे बंगाल में शासन करता है तुगरिल खान। तुगरिल खान कौन? ये अरतार खान के बेटे तातार खान का बेटा है तुगरिल खान। ठीक है, और तुगरिल खान बलबन का एक समय दास था। तो बलबन को पूरा विश्वास था कि ये बंगाल में विद्रोह नहीं करेगा, क्योंकि हमारा चेला है, हमारा आगे छोड़ नहीं जाएगा। लेकिन वो तुगरिल खान विद्रोह कर देता हो और बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर देता है तुगरिल खान। तो इससे बलबन बहुत दुखी होता है, अत्यधिक क्रोधित भी होता है और तुगरिल खान को के विरुद्ध बलबन सैन्य अभियान करता है और तुगरिल खान को पकड़ के मार देता, हत्या करता। वो मैंने आपको बात बताई थी ना कि मुख्य मार्ग के दोनों तरफ खूंटियाँ गाड़ी जाती हैं, उसमें तुगरिल खान और उसके समर्थकों को किले में गाड़ दिया जाता है। लोग इतना विभत्स दृश्य होता है, कुछ लोग इतने आतंकित हो जाते हैं और मुखी इस विभत्स दृश्य को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब डेड बॉडी, उनको जिंदा लोगों को ठोका जा रहा है कीलों से। वो तुगरिल खान वाली सीन होता है बलबन, और बलबन तुगरिल खान को मार के अपने पुत्र बुगरा खान को बंगाल का करता धरता घोषित कर देता है। अब यहाँ से चला जाता है। लेकिन बुगरा खान भी जब तक बलबन जीवित था तब तक ईमानदार था, लेकिन बुगरा खान के बाद भी उसने, जब बलबन के बाद भी उसने कुल मिला के वही स्थिति आ गई, नसरुद्दीन महमूद वाली स्थिति आ गई। फौरी तौर पर दिल्ली सल्तनत के अंडर में है, लेकिन वास्तव में नहीं है। 1324 का पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट बदलाव स्थिति कहाँ पे आती है। अब बुगरा खान तो नहीं है, लेकिन इसके वंशज हैं। इसके व्यवसाय फिरोज खान, फिरोज था, फिरोज के पुत्र थे नसरुद्दीन, शमशुद्दीन और गयासुद्दीन, ये सब थे इसके पुत्र। ये वंशज आपस में लड़ रहे थे सत्ता को लेके। ठीक है, सत्ता को लेकर लड़ रहे थे। तो दिल्ली में कौन है? तुगलक वंश का शासन आ चुका है और शासन कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में ये बैठ गया है। तो इसने बंगाल पर अभियान किया और जो वंशजों में लड़ाई चल रही थी उसमें नसरुद्दीन महमूद का पक्ष लेते हुए नसरुद्दीन महमूद को वहाँ सत्ता पर बैठा दिया। नसरुद्दीन महमूद को सत्ता पर बैठा दिया। ठीक है, अब नसरुद्दीन महमूद, इसमें इनकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि इसने इसके नाम के सिक्के भी चलवाए थे, है ना। ये सब वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है, नसरुद्दीन महमूद के बाद टाइम पीरियड क्या आता है? अब देखिए, अब लेके आते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक। टाइम पीरियड है 1325 to 51 का, ऐसे ही कुछ टाइम पीरियड है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझको सही कर दीजिएगा। 1325 to 51 का आसपास का टाइम पीरियड रहा। तो मोहम्मद बिन तुगलक, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन के अंत में देखिए उसने कुछ पॉलिसीज गलत कर दी। राजधानी परिवर्तन रहा, दोआब में करबद्दी थी, सांकेतिक मुद्रा थी, इस तरह की प्रणाली कर उससे जनता में असंतोष आ गया था। जनता से असंतोष आने का मैंने बताया भी था कि कई राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। दक्षिण ने तो पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया था, दक्षिणी राज्यों ने। इसी क्रम विजयनगर की स्थापना भी हो जाती है। तो इसी टाइम
मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम इनका एक कहा जाए एक वजीर था या अमीर था, हाजी इलियास। हाजी इलियास इसने क्या किया, बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया, बंगाल पे गद्दी पे अपने हथियार लिया, ठीक है। और इसी के टाइम मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम ही बंगाल पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। अब फौरी तौर पर नहीं, अब लिखित तौर पर अलग हो गया, ओके। तो पहला प्रांत बनता है बंगाल जो दिल्ली से वास्तविक तौर पर अब स्वतंत्र घोषित हो जाता है। और इसका टाइम हाजी इलियास अब ये बंगाल में जाके कुछ शमसुद्दीन इलियासी नाम से, वैसे कुछ नाम था इसका, शमसुद्दीन इलियास नाम से गद्दी पर बैठता है और एक नया वंश इलियास शाही वंश की स्थापना करता है। इलियास शाही वंश की स्थापना करता है। इसका टाइम पीरियड रहा 1342 टू 57, ठीक है। इलियास शाही वंश की स्थापना किया इसने। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए 1342 टू 57, लेकिन तुगलक का है मोहम्मद बिन तुगलक 51 तक है। 51 के बाद जो टाइम पीरियड है फिर वो फिरोज शाह तुगलक का आ गया। अब फिरोज शाह तुगलक ने कोशिश एक बार की कि फिरोज शाह तुगलक ने एक बार इस पर अटैक किया था। फिरोज शाह तुगलक ने ये लगभग 1353 के आसपास, फिरोज शाह तुगलक ने इस पर 1353 के आसपास अटैक किया था, लेकिन ट्रीटी करके कोई खास कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, संधि करके ख़त्म कर लिया मामला। बंगाल अभी भी नहीं मिला। लेकिन इसके बाद हाजी इलियास का पुत्र बैठता है 1358 के आसपास, सिकंदर शाह। इस दौरान एक बार फिर से फिरोज शाह तुगलक अटैक करता है। मैंने कहा था फिरोज शाह तुगलक 2 बार कोशिश करता है बंगाल को अपनी राज्य में मिलाने की 1359 में, और फिर एक बार फेल हो जाता है, नहीं मिला पाया, ओके। यहाँ अब सिकंदर शाह का टाइम पीरियड रहा थोड़ा सा 1358 टू, बहुत पॉइंट फैक्चुअल होते हैं, जल्दी याद नहीं आते हैं ना। 13 मुझे ये याद है कि इसके बाद जो शासन आया गयासुद्दीन आजम शाह, उसका टाइम पीरियड 20 साल रहा, और 20 साल 1409 में ख़त्म हो रहा है, तभी मैंने कैलकुलेट कर लिया 89 तक टाइम पीरियड जा रहा है, ओके। तो इसके बाद जो नया शासक आता है वो आता है गयासुद्दीन आजम शाह। इसका टाइम पीरियड रहा था 89 टू 09, ठीक है, 1389 से 1409। अब देखिए इसके टाइम पीरियड क्या रहा। अब इसमें एक कहा जाए बंगाल का ही पतन एक तरह से स्टार्ट होना शुरू हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ, अब देखिए थोड़ा समझिए। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक जा चुका है, वहाँ भी दिल्ली सल्तनत में उबड़ खाबड़ की स्थिति बनी है। एक सुल्तान आ रहा है, दूसरा सुल्तान जा रहा है, एक सुल्तान आ रहा है, दूसरा सुल्तान जा रहा है, तो उसकी स्थिति हटा दीजिए। गयासुद्दीन आजम शाह होता है ये बंगाल का वन ऑफ द बेस्ट कहा जाए किंग या शासक या एम्पेरियर माना गया, ओके। बंगाल का सबसे लोकप्रिय शासक कहा गया, और इसने कई कार्य भी किए। इसने व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में कई कार्य किए, इसने बढ़ावा दिया इसको, और इसने क्या किया, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंगाल में बंदरगाह को विकसित करवाया। चीन के साथ इसके संबंध अच्छे रहे, चीन के साथ व्यापारिक संबंध इसने अच्छे किए, तो ये एक अच्छा लोकप्रिय शासक बंगाल का माना गया, ओके। लेकिन इसके बाद जो शासक है, इसके बाद जो लगभग 3 शासक कंटिन्यू आए, उन्होंने स्थिति गड़बड़ कर दी। और 1415 में एक हिंदू ब्राह्मण जमींदार था राजा गणेश, उसने सत्ता हथिया ली। तो उससे क्या होता, इलियास शाही वंश के जो शासक थे उनको तो बड़ा खराब लग रहा था। अब एक और कैलकुलेशन का समझिए, टाइम पीरियड चल रहा है 89 टू 09, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में
फिरोज शाह के बाद 94 तक इससे खराब रहती है, उसके बाद तैमूर आ जाता है, सब कुछ मट्टी पलीत हो चुकी होती है। दिल्ली सल्तनत, अब यहाँ पे जो शासक, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की खुद ही मट्टी पलीत पड़ी है, उससे क्या आप मदद मांगोगे? तो यहाँ के शासकों ने, बंगाल शासन ने किससे मदद मांगी? जौनपुर के शासक से। वहाँ कौन शासक था इस समय? 14, देखिए टाइम पीरियड चल रहा है 1415, और वहाँ का शासक कौन है जौनपुर का? इब्राहिम शाह, 1401 से 1440 तक। ओके, तो इब्राहिम शाह से मदद मांगते हूँ, और इब्राहिम शाह इनकी सहायता बंगाल पर अटैक करता है, और बंगाल पर अटैक करता है, और गणेश के बीच में युद्ध होता है, और ट्रीटी साइन हो जाती है। ठीक है, 1418 में गणेश की मृत्यु होती है। इसके बाद कुछ राइटर्स मेंशन कर देते हैं, कुछ नहीं मेंशन करते हैं। इसके बाद जो इनका जो बेटा होता है महेंद्र देव, वो बनता है महेंद्र देव। ये बात नहीं मेंशन करते हैं कुछ राइटर्स, महेंद्र देव पुत्र बनता है, सिंहासन बैठता है, लेकिन ये अयोग्य होता है, तो इसको हटाकर नया जो बैठता है वो यदु देव। ओके, यदुदेव या यदुसेन नाम है ना, यदुसेन नाम है। ठीक है, लेकिन ये बैठता है, ये इस्लाम कबूल कर लेता है, और इस्लाम के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद शाह। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो इसने इस्लाम कबूल किया था, इस्लाम कबूल करके सत्ता बैठा था, यह इसी ट्रीटी का एक भाग था। एक ट्रीटी की एक शर्त थी कि जो सत्ता पे बैठेगा, जो सिंहासन बैठेगा, वो मुस्लिम होगा, उसे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। इसीलिए यदुसेन ने अपना इस्लाम कबूल किया था। कुछ राइटर्स ने इसका नाम जादू भी दिखाया है बुक में, जादू। अब वो कोई मिल गया मूवी वाला जादू नहीं था, ये इसका नाम जादू भी बताया गया है। ओके, तो यहाँ बोर्ड पूरा फुल हो गया है। चलिए नेक्स्ट टाइम चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने बंगाल का थोड़ी सी हिस्ट्री उठाने की कोशिश की। इख्तियार खिलजी से लेकर के अभी थोड़ा सा आधा पॉइंट हो गया, 1408 तक हम लेके आए। सबसे पहले एक कुतुबुद्दीन के टाइम में खिलजी आता है, फिर 1405 में नसरुद्दीन में आज़ाद हो जाता है, कहने फौरी तौर पर बंगाल आज़ाद हो जाता है। 1279 में बलबन के टाइम फिर मर्ज कर लिया जाता है। 1304 में गयासुद्दीन तुगलक और नसरुद्दीन महमूद का दोस्ती हो जाती है, और मिल के दोनों लोग शासन कर रहे होते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी के कारण बंगाल अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। हाजी इलियास, एक नया वंश हाजी इलियास शाही वंश की स्थापना करता है। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये वंश कहाँ से बिलोंग करता है? बंगाल से। तुगलक जीतने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रीटी हो जाती है। उसके बाद सिकंदर शाह के टाइम तुगलक, फिरोज शाह तुगलक फिर जीतने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ट्रीटी साइन हो जाती है। उसके बाद गयासुद्दीन आजम शाह आता है, लगभग 20 साल तक शासन रहता है। व्यापार वाणिज्य में, चीन के संबंध में इसके कई योगदान रहते हैं। 1415 में ब्राह्मण राजा गणेश सत्ता बैठता है, लेकिन इब्राहिम शाह से ट्रीटी हो जाने के कारण ऐसी स्थिति आ जाती है। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, जहाँ हम लोग बंगाल का जो शेष पोर्शन है उसको कवर करते हुए आज का वीडियो समाप्त करेंगे। छोटा वीडियो रखेंगे कि स्टूडेंट्स इसको पढ़ें ध्यान से, नोट्स बनाओ, समझने की कोशिश करें कि बंगाल में लास्ट में पिक्चर जब ख़त्म होती है तो बंगाल में किसका शासन होता है। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं उसी बंगाल के पॉइंट को जहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक किया था। यदुसेन, जिसे जादू भी कहा गया, 1418 के आसपास 1430 तक इसने शासन किया। 1430 के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। अब 1430 के बाद इसी के वंश के शासक चलते रहे हो, लगभग 1442 तक स्थिति ऐसे ही बनी रही, कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन 1442 पर परिवर्तन आया। 1442 में परिवर्तन आया जब नसरुद्दीन महमूद शाह गद्दी पर बैठा। ये कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये कौन था? ये हाजी इलियास, जिसने इलियास शाही वंश की स्थापना की थी, उसका ग्रैंडसन था। ओके, ये गद्दी पर बैठता है, और इसके टाइम से लगभग 58 तक टाइम पीरियड लगभग कहा जाए शांतिपूर्वक बीता। कोई खास परिवर्तन नहीं हो, कोई खास गति नहीं। लेकिन मैंने इसका नाम इसलिए लिया क्योंकि इसके ही टाइम यहीं से इलियास शाही वंश के कहा जाए रिन्यूअल हो गया, फिर से उसी वंश का शासक गद्दी पर आ गया। एक कहा जाए पुनर्स्थापना हो गई या रिन्यूअल हो गया। एक बार इलियास शाही वंश फिर से फ्लो में आ गया। इसके बाद इसका पुत्र जो होता है रुकनुद्दीन,
इसका पुत्र बैठता है। और ये इस काफ़ी फेमस रहा बंगाल में। क्यों रहा? क्योंकि ये सज्जन और इसके बारे में कहा जाता है ये एक सज्जन और कानून को मानने वाला शासक था। सज्जन और कानून को मानने वाला शासक था, पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट बताया जाता है कि ये बंगाली साहित्य का काफ़ी बड़ा संरक्षक था। बंगाली साहित्य का काफ़ी बड़ा संरक्षक था। इसने बंगाली लेखक जैसे थे मालधर बसु को संरक्षण दिया था। इनका नाम याद रखिएगा, अभी फिर से आएगा, मालधर बसु। और बंगाली साहित्य में कृतिवासा या कृतिवास ऐसे कुछ नाम है, कृतिवास ने रामायण का बंगाली अनुवाद किया था। और इसी कृतिवासन ने रामायण का बंगाली अनुवाद किया था, जिसे बंगाली साहित्य का बाइबिल या पंचवेद भी कहा जाता है। ठीक है, रामायण का बंगाली अनुवाद कृतिवासा ने किया था, जिसे बंगाली साहित्य का बाइबिल या पंचवेद कहा जाता है। ओके, ये पॉइंट हो गया। ये मालधर बसु को गुणा राज खां की उपाधि भी दी थी इसने। ओके, और इसने एक दाखिल दरवाज़ा बनवाया था, दाखिल दरवाज़ा, जिसमें बताया गया था कि ये हिंदू मुस्लिम की एकता का स्थापत्य कला में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दाखिल दरवाज़ा इसने बनाया था कि हिंदू मुस्लिम एकता का स्थापत्य कला में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ओके, तो और इसके बाद फिर 1481 के आसपास बैठते हैं शमशुद्दीन यूसुफ शाह गद्दी पर बैठा। और इसके बाद बैठता है सिकंदर। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो फ्लो में कहा जाए, फ्लो में है तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, शमशुद्दीन फिरोज शाह, और उसके बाद सिकंदर शाह द्वितीय गद्दी पर बैठा है। अब ये सिकंदर शाह द्वितीय खुद ही गद्दी छोड़ देता है। 86-87 के आसपास की बात है, 86 या 87 के आसपास की बात है। और किसके फेवर में गद्दी छोड़ता है? फतेह खान की। ये फतेह खान कौन है? नसरुद्दीन महमूद शाह का पुत्र है। छोटा पुत्र हो सकता है कोई, क्योंकि कई पुत्र होंगे तो उसमें से एक वन ऑफ द पुत्र होगा फतेह। अब देखिए क्या खास बात है, इसकी सिकंदर शाह के बारे में कहा जाता है कि इसके बुद्धि कम थी। ठीक है, इसकी बुद्धि कम थी, और ये बात इसको ये पता थी, इसीलिए इसने इसके फेवर में अपना सिंहासन छोड़ दिया। इन शॉर्ट ये कहा सकता है कि ये दुनिया का पहला पागल था जो मानता था कि मैं पागल हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया का पहला पागल था जो मानता था कि मैं पागल हूँ। ये दुनिया का पहला बेवकूफ़ था या पहला कम बुद्धि वाला था जो मानता था कि मेरे पास बुद्धि नहीं है। ठीक, इसने फतेह, लेकिन इसके बारे में कंट्रोल। अब देखिए यहाँ एक नई स्थिति आ रही है फतेह खान पे। देखिए हमने देखा कि कभी कभार अफ़गान बीच में आ रहे थे, तुर्की बीच में आ रहे थे, है ना, दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने देखा इस बात को। अब बंगाल में भी एक नए लोग बीच में आ रहे थे, जिन्हें हम लोग अलग अलग राइटर ने अलग लिखा, अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग भी करते थे, लेकिन मूल रूप से आप इनको अफ्रीका ही से बिलोंग करिए। हबसी लोग, इथियोपियाई लोग, अबिस्मियाई लोग, और एक और वो वर्ड बोलते हैं कि हबसी हो गया, इथियोपियाई हो गया, अबिस्माई हो गया, अफ्रीकी, ये मूल रूप से सब अफ्रीका ही के थे। तो इसमें इस समय बंगाल में इनका काफ़ी बोलबाला हो गया, क्योंकि सैनिक गतिविधियों में इनका इन्वॉल्वमेंट था, और धीरे धीरे दरबारी अमीरों के में भी दरबार तक पहुंच चुके थे। दो इनकी कैटेगरी थी, एक रक्षक के तौर पे, सैनिक के तौर पर, और एक एडमिन में, कुल मिला के एक डिफेंस में थे और मिनिस्ट्रियल में थे। ओके, तो दोनों से इनका बोलबाला था, और इसी बोलबाले के कारण हबसी गुलामों ने इसकी हत्या कर दी 87 में फतेह खान की, और अपने सुल्तान शहजादा को बैठा दिया। सुल्तान शहजादा को गद्दी पर बैठा, जो एक हबसी था, ये एक अफ्रीकी था, सुल्तान शहजादा, जिसने उपाधि ली बारबक की उपाधि से वो गद्दी पर बैठा। अब देखिए यहाँ 86 से 87 तक स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई, और 93 में विद्रोह हो गया, क्योंकि ये अत्याचार, जिस जनता पे अत्याचार करते थे, विद्रोह कर निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते थे। तो 1493 आते लोकल पब्लिक ने और इनके बीच में जो लोकल संगठन था उनके बीच में विद्रोह हो गया, और विद्रोह में एक जो संगठन था वो जीत गया, और इनको अपदस्थ करते हुए
अपना राजा सिकंदर के साथ बैठा रहा। और उस जो संगठन था, जो एक आधा विद्रोही दल था, उस संगठन का नेता था हुसैन शाह। हुसैन शाह सर की नहीं, हुसैन शाह, मैं बोल रहा हूँ, हुसैन शाह था। ये गद्दी पर बैठ गया। अब यहाँ से इनका चैप्टर, हब्सी लोगों का चैप्टर क्लोज हो गया। देखिए, अगर डिस्क्रिप्टिव मैटर जाएंगे तो हब्सी के अलग डेफिनेशन बताई गई है, अब इसमियाई की अलग डेफिनेशन बताई गई है, इथियोपियाई की अलग बताई गई है, अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब मूल रूप से देखें तो अफ्रीका समरी तौर पर, मैंने कहा समरी के तौर पर चलेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हुसैन शाह 1493 में बैठ गया। अब यहाँ पे इसने एक नया वंश, हुसैनी वंश की स्थापना की। हुसैनी वंश की स्थापना की, जो लगभग चला 1532 तक। ठीक है, 1532 समझ में आया। मुगल्स भारत में आ चुके हैं और बाबर ने काफ़ी अच्छी स्थिति अपनी मजबूत कर चुकी है। ठीक, हुसैनी वंश का। अब ये जो हुसैन शाह था, इसने अपना नाम रखा अलाउद्दीन हुसैनी। अलाउद्दीन हुसैनी नाम से गद्दी पर बैठा और फतुल्ला खां के उपाधि झड़पी, वो बात अलग है। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैनी नाम से गद्दी पर बैठ गया। इसका सबसे अच्छा अचीवमेंट रहा कि इसने हब्सी लोगों को पूरी तरह से बंगाल से साफ सफाया कर दिया। इसका एकमात्र अचीवमेंट यही रहा कि इसने हब्सी और अफ्रीकन लोगों को पूरी तरह से मुक्ति दिला दी। इसके बाद इसका बेटा आता है नुसरत शाह। ये काफ़ी इसने काम किया। नुसरत शाह कहा जाए समझदारी पूर्ण कार्य किया। इसने क्या कार्य किया? नुसरत शाह, ठीक है, थोड़ा सा अब देखिए, मालधर बसु है ना, ये इसके कार्यकाल में भी थे। मालधर बसु, मालधर बसु ने एक श्री कृष्ण विजय नाम का एक काव्य लिखा था। श्री कृष्ण विजय नाम का एक काव्य लिखा था, जो भागवत पुराण का, भगवत गीता का संस्कृत अनुवाद है। ओके, ये पॉइंट आया था। ठीक है, श्री कृष्ण विजय नाम से संस्कृत अनुवाद है, मालधर बसु ने किया था। किसके कार्यकाल में? नुसरत शाह के कार्यकाल में। और देखते हैं और क्या पॉइंट हुए थे। नुसरत शाह ने ये हिंदू और मुस्लिम सबके साथ इसने समान व्यवहार किया। हिंदू और मुस्लिमों के साथ इसने समान व्यवहार किया, इसीलिए हिंदू इसे कई उपाधियां देते थे। इसे श्री कृष्ण अवतार कहते थे, श्री कृष्ण अवतार। और कुछ नृपति तिलक ऐसा कुछ करके उपाधि थी। इस तरह कई उपाधियाँ उसने अच्छी अच्छी दे रखी थी, हिंदुओं ने इसको दे रखी थी। श्री कृष्ण अवतार, नृपति, और याद आगे बता दूंगा मैं। ओके, नुसरत शाह होगा। अब नुसरत शाह का एक जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा, नुसरत शाह का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा, इसके टाइम पर बाबर ने अटैक किया था। ओके, इसी के टाइम पर बाबर ने अटैक किया था और उसने अपनी नीतियों से बंगाल को सेफ रखा था। उसने नीतियों से बंगाल को सेफ रखा मुगलों से, और उनसे संधि कर ली थी। मुगलों से संधि कर ली थी, ट्रीटी कर ली थी। इसके कारण इसने बंगाल को सेफ रखा। इसके बाद इसका बेटा आया फिरोज। उसका कोई कार्यकाल कुछ खास नहीं रहा, और उसके बाद फिरोज की हत्या करके इसके चाचा ने, कुछ अब्दुल बदर नाम था चाचा का, और वो गयासुद्दीन महमूद नाम से गद्दी पर बैठा। लेकिन एक कहा जाए कमज़ोर शासक रहा, गयासुद्दीन महमूद नाम से गद्दी पर बैठा। और इसी की टाइम देखिएगा, ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी ने अटैक किया बंगाल पर। शेर शाह सूरी ने अटैक किया बंगाल पे 1532 में, और बंगाल को अपने एरिया में मर्ज कर लिया। तो अगर ये कहा जाए कि बंगाल लास्ट में किसके अंडर में आ गया, तो अफ़गानों के अंडर में आ गया। अफ़गान लास्ट में, जौनपुर तो दिल्ली सल्तनत में मर्ज हो गया। ओके, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी ने मर्ज कर लिया। अब लेकिन बंगाल जो लास्ट में मर्ज हुआ, वो शेर शाह सूरी ने अफ़गानों के नियंत्रण में आ गया। ओके, तो यहाँ पे बंगाल का पूरा इतिहास ख़त्म होता है। बंगाल की कहानी यहाँ से ख़त्म हो गई। देखिए किस तरह यहाँ पे परिवर्तन आ रहे थे। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे पुटअप किया जाता है। इलियास शाही वंश कहाँ से रिलेटेड करता है? श्री कृष्ण विजय के बारे में
फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हुसैनी वंश का पहला शासक कौन था, कहाँ से बिलोंग करता है, इसी तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन उठाए जाते हैं। पूरा एक क्रोनोलॉजिकल व्यू में मैं इसलिए ले गया क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आने लगी कैसे। अगर बीच बीच से पॉइंट उठा के ले चलता तो समझ में आता बीच में कहानी कहाँ से आ रही कहाँ से जुड़ रही है। ओके, तो यहाँ से आप मैंने क्रोनोलॉजिकल व्यू में, लेकिन सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस एक जो इंपॉर्टेंट है आप समझदार हैं, समझ में आ जाता है कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम से इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। लेकिन इसका जो मेन क्वेश्चन होता है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का आज का वीडियो समाप्त करते हैं, छोटा रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करूँगा 1 या 2 प्रांत और लेंगे, उसके धीरे धीरे हम लोग करते चलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट जो आएगा वो विजयनगर साम्राज्य, बहमनी समय, जब हम लोग साउथ के राज्यों पर चर्चा करेंगे तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा खासकर विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो काफ़ी अच्छा उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं अपनी राय अवश्य दीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई कैसे भी ओपिनियन हो अपनी ओपिनियन जरूर बताइए। कोई वीडियो में कमी हो तो उसको भी आप अवश्य बताएं। कोई अच्छी बातें हों वो बताएं, गलत कोई नेगेटिविटी हो तो उसको बताएं, मैं सुधार करूँगा, कोशिश करूँगा सुधारूँ उसको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।